Morning. Now, long before our Prime Minister said कि वो अगले 10 साल में मैकॉले की लेगेसी को ख़त्म कर देंगे, उससे बहुत समय पहले से करीब 90 की दशक से मैकॉले की स्पीच का एक पोर्शन बीइंग सर्कुलेटेड और वो जो पोर्शन था उसमें ये दर्शाया गया कि मैकॉले की ये स्पीच है विच ही डिलीवर्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सम 1835 और ही वांटेड टू एनस्लेव इंडिया मेंटली। लेकिन फैक्ट ये है, सबको ताज्जुब होगा कि ऐसी कोई स्पीच मैकॉले की ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी नहीं गई थी, बल्कि वो जो है मैकॉले इंडिया में था उस वक्त। तो फिर पॉइंट ये आता है कि मैकॉले ने कहाँ ये बात कही और किस कॉन्टेक्स्ट में कही और वो किसकी लेगेसी खत्म करने वाले हैं हम अगले 10 साल में, अगर मैकॉले ने ऐसा कहा ही नहीं था तो। सो लेट्स सी कि व्हाट डिड मैकॉले एक्चुअली से एंड वेयर डिड ही से दैट, बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो नहीं कहा उन्होंने 1835। What Macaulay produced was a 10-page document called Minute on Indian Education, जो उन्होंने सबमिट की ईस्ट इंडिया कंपनी को 1835। अब फनी पार्ट, जो लोग कोट करते हैं मैकॉले को, उन्होंने उसका एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा होता तो इस तरह की बात नहीं करते। Let's see the salient aspects of this paragraph. And the salient aspect is that the entire paragraph is a hoax. There was no such speech made by Macaulay in British Parliament, in House of Commons. None of the issues mentioned in this paragraph of like beggar, thieves and the moral superiority of Indians was not included in the minutes. It was not part of the minutes. So it was a hoax that has been circulated to all of us for last so many years to us. But even then, let's see what was actually part of Macaulay's much discussed and talked about minutes. Now having seen कि ये जो पैराग्राफ बरसों से सर्कुलेट हो रहा है ये फेक है, तो एग्जामिन करें कि फिर एक्चुअली मैकॉले ने कहा क्या था। तो पहले तो हम वो देखें, एग्जामिन करें जो उन्होंने कहा था एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल दैट वाज इन फेवर ऑफ अ बिल जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नेंस बेहतर हो इंडियन टेरिटरीज। और ये स्पीच उन्होंने दी थी हाउस ऑफ कॉमन्स में 10 जुलाई 1833 को, और उसमें उन्होंने कहा था कि moral imperative of educating Indians in Indian ways is not to keep them submissive, but उनको वो पावर देनी, इवेंचुअली वो पोटेंशियल उनमें क्रिएट करना है सो दैट वो क्लेम करें सेम राइट्स एज इंग्लिशमैन एज ब्रिटिशर्स। 2, ही सेड हम ब्रिटिशर्स तो फ्री हैं, लेकिन वो फ्रीनेस की पर्पस वो यूज क्या है अगर हम ये ग्रज करें कि वही फैसिलिटीज, वही फ्रीडम दूसरे को ना मिल पाए। ही आस्क्ड, डू वी वांट टू कीप इंडियंस अनएजुकेटेड जस्ट सो दैट दे रिमेन ओबीडियंट? ही सेज कोई भी रीजनेबल पर्सन इन तीनों आइडियाज से सहमत नहीं होगा, बट एनीवन हु बिलीव्स कि इंडियंस शुड नेवर बी अलाउड इनटू हाई गवर्नमेंट पोजीशंस इज एक्चुअली एग्रीइंग टू वन ऑफ दीज रॉन्ग आइडियाज। ही सेज पर्सनली ही हैज नो फियर ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस, ही बिलीव्स द राइट पाथ, और वो क्लियर है कि एजुकेट करो इंडियंस को, ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, एंड दैट इज द वाइज, ऑनरेबल एंड प्रॉस्परस चॉइस फॉर द नेशन। अब इस स्पीच से जो 1933 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में दी, ये ऐसा कहीं पे भी प्रतीत नहीं होता है कि मैकॉले वॉज अ विलन एंड वॉन्टेड टू एनस्लेव इंडिया। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड एंड मैकॉले कम्स in India in June 1834, appointed as the law member of the Governor General's Executive Council,
और वो तब आते हैं क्रूशल टाइम पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रूल को ट्रांजिशन फेज में थी, और उनको अपॉइंट किया जाता है एज प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन टू रिजॉल्व अ डिबेट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट प्रमोट करना चाहते थे ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग वेज, और दूसरे लोग जो थे एंग्लिसिस्ट वो एडवोकेट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे 1835 में मैकॉले अपने रिकमेंडेशंस देते हैं इन इंडिया टू द गवर्नर जनरल, जो कि पॉपुलरली दे आर नोन एज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, और वही रिकमेंडेशंस became the British policy, but not in full, as British government continued to support the traditional education system in India. तो दोनों चल रहे थे. Now let's see one by one what did Macaulay said in his recommendations. First argument, he argued कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो इंडिया में संस्कृत और पर्शियन में दी जाती थी वो इंडियंस को नेसेसरी स्किल्स नहीं दे पा रही है इन दिस रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग वर्ल्ड। स्टूडेंट 10 से 12 साल पढ़ते हैं स्टडिंग सब्जेक्ट्स जो कि विच हैव लिटिल कनेक्शन टू साइंस, इंजीनियरिंग, एंड दिस इज बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट। नेचुरली जब वो 10 से 12 साल स्पेंड करने के बाद आते हैं दे टर्न टू द गवर्नमेंट फॉर जॉब्स, लेकिन उनकी एजुकेशन डज नॉट क्वालिफाई देम फॉर सुटेबल जॉब्स इन दिस इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। और उन्होंने फिर एनालॉजी दी अपने यूरोप की। ही सेड यूरोप भी एक समय डिपेंडेंट था एंटायरली ऑन ग्रीक एंड लैटिन नॉलेज, लेकिन जब उन्होंने एम्ब्रेस की वो लैंग्वेज और उससे पिकअप किया तो they had an access to new knowledge and better knowledge, and as a result the continent advanced. So he says Indians are also at the same threshold. He emphasized कि language जो है is not about writing poetry, it is the gateway to knowledge, it is the storehouse of knowledge. His second argument was कि भाई why not use Indian languages? He admitted कि Indian languages are rich in poetry, but they lack modern scientific material. Translating thousands of new discoveries into 20-30 Indian languages would take decades. और वो ज़माना था जब world was exploding with inventions, steam engine, electromagnets, electric batteries, stethoscopes, refrigeration. So he says, should India miss the industrial revolution? क्योंकि उसकी languages are not yet ready. Then he comes to another argument. Why English? He says कि if Indians must learn a foreign language, should it not be the one that open doors to global knowledge? He says कि ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस आ रहे हैं, ये सब अवेलेबल हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस में, ना कि संस्कृत उस जमाने में जिसमें पढ़ाई हो रही थी संस्कृत एंड पर्शियन में। नेक्स्ट ही कम्स टू रिलीजन। ही इंसिस्टेड that British must not promote Christianity. He was against this conversion. And he emphasized that education should be secular and scientific. He argues कि funds East India Company के पास limited है. So now he proposes that creating a small, highly educated group which is Indian in blood and color but English in taste, opinion, morals and intellect. And this group would modernize Indian languages by introducing scientific vocabulary, and then knowledge would then spread to the masses. Now he was surely talking in context of the what developments taking place in the Western world. Finally, he tells the government कि अगर आप पुराना सिस्टम रखना चाहते हो तो he will resign, because he didn't want to support a system that delayed progress, revives outdated ideas, wastes public money, and produces unemployable graduates जिनको पढ़ाई तो कर लें, डिग्री भी ले लें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाए. So he was a straightforward man. He did not mince his words.
Yes, he might sound to be derogatory at times, but we need to realize कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है और किस समय कहा जा रहा है। वो तब कहा जा रहा है जब अंग्रेजों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लिया था, दे वर द रूलर्स, सो सम अमाउंट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विल बी देयर, नो डाउट्स. So after reading the whole document, I feel that Macaulay's plan was not to enslave India mentally. He was primarily reacting to the industrial revolution that was taking place around, and he wanted Indians also to be given the same opportunity जो ब्रिटिशर्स को या यूरोपियंस को अवेलेबल थी. And let's not forget, between 1700 and 1850, the world had changed completely. So for Macaulay, this was not cultural domination, it was economic acceleration. So finally, before talking about Macaulay enslaving us, we must ask, was our own education system Britishers के आने से पहले open to all? और सिर्फ कुछ अपर कास्ट के लोग ही पढ़ा करते थे? For centuries, monopoly over Sanskrit meant monopoly over knowledge, and monopoly over knowledge always becomes monopoly over jobs and power. अर्थात जो लोग संस्कृत के ज्ञाता थे उनकी मोनोपोली थी नॉलेज की, और जो नॉलेज पे मोनोपोली थी उसी कारण जॉब्स के ऊपर उनकी मोनोपोली थी, और उन्हीं के पास पावर थी, और उसका असर हम आज भी देखते हैं. अब हम अंत में देखें तो फिर कौन सा माइंडसेट मैकॉले ने क्रिएट किया था दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, ये मेरे समझ के परे है, लेकिन मैं एक सेफ एजम्पशन लगा सकता हूं.